फिल्म की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे में। एक नकाबपोश चोर रस्सी के सहारे ज्वेलर्स की ऊंची इमारत तक पहुंचता है। वहां एक अनमोल ताज रखा है जिसकी चमक पूरी दुनिया को दीवाना बना चुकी है। अंदर झांकते ही उसे दिखता है कि बस एक गार्ड सतर्क है, बाकी लोग लापरवाह बैठे हैं। मौका पाते ही वो चुपचाप अंदर घुसता है। सबसे पहले गार्ड को हटाकर रास्ता साफ करता है, फिर धीरे धीरे तिजोरी तक पहुंचता है। जैसे ही ताला खुलता है अचानक अलार्म गूंज उठता है और माहौल बदल जाता है। अलार्म की आवाज सुनकर बाकी सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़ते हैं। वे तिजोरी तक पहुंचते हैं लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं, क्योंकि चोर ने अंदर से उसे जाम कर दिया था। मजबूरी में गार्ड्स विस्फोटक लाने का प्लान बनाते हैं। इस बीच डिबालिक अपनी चाल पूरी कर चुका था। जैसे ही धमाका होने ही वाला था वो पहले से तैयार पैराग्लाइडर पर सवार होकर हवा में उड़ गया। नीचे खड़े लोग बस देखते रह गए। कुछ ही मिनट बाद वो खुले मैदान में उतरता है जहाँ उसकी साथी एवा कार लेकर इंतजार कर रही थी। दोनों जल्दी से कार में बैठते हैं और दुनिया के सबसे अनमोल ताज के साथ शहर से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन कहानी एक भव्य कार्यक्रम पर शिफ्ट होती है। वही ज्वेलर जिसका अनमोल ताज गायब हो चुका था अपनी नई कलेक्शन का लॉन्च आयोजित करता है। मंच पर 5 नामी मॉडल्स चमचमाती ज्वेलरी पहनकर नृत्य करती है। रोशनी और संगीत के बीच उनकी अदाएं सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। हर कोई उन गहनों को पाने के लिए बेचैन नजर आता है, लेकिन इस बार सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त रखी गई है, क्योंकि सबको डर है कि डिबालिक कहीं फिर से हमला न कर दे। जैसे ही डांस नंबर खत्म होता है माहौल में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। रात का रंगीन माहौल अचानक बदल जाता है। जैसे ही रोशनी बुझती है सुरक्षा की आड़ में एक अधिकारी सभी मॉडल्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का नाटक करता है। वे जिस जगह पहुंचती है वहाँ भारी दरवाजा गिराकर बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो कोई सुरक्षित कमरा नहीं बल्कि एक विशाल कंटेनर है। कुछ ही पलों में वो कंटेनर ट्रक के साथ आगे बढ़ जाता है। सबको धोखा देने वाला असली पुलिसकर्मी नहीं था, वो खुद डिबालिक था जिसने चेहरे पर नकली मास्क चढ़ा रखा था। इस चालाकी से वो एक बार फिर ढेरों कीमती गहनों पर हाथ साफ कर जाता है। डिबालिक चालाकी से उन सभी युवतियों से गहने उतरवाता है और उन्हें सुनसान रास्ते पर छोड़ देता है। मॉडल्स दिखने वाली ये लड़कियां बाद में एक होटल पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनमें से एक तुरंत अधिकारी जिनको को फोन लगाती है और कहती है सब कुछ योजना के मुताबिक हो गया। यहीं पर बड़ा राज खुलता है कि पूरी घटना असल में पुलिस का जाल थी। वो मॉडल्स असली में गुप्त एजेंट थी जिन्हें खास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किया गया था, और जो गहने डिबालिक को इतनी आसानी से मिल गए थे वो नकली निकले। असल खजाना पुलिस के पास ही सुरक्षित था। दरअसल उन नकली गहनों में एक छोटा सा ट्रैकर छिपा था। उसी के सहारे इंस्पेक्टर जिंकू, जो सालों से डिबालिक के पीछे पड़ा था, अब उसे पकड़ने की तैयारी करता है। दूसरी ओर डिबालिक और एवा अनजाने में एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। वहां डिबालिक एक गुप्त बटन दबाता है और अचानक चट्टान का एक हिस्सा सरककर दरवाजे की तरह खुल जाता है। वे अपना ट्रक भीतर ले जाते हैं। अंदर आते ही दोनों चोरी का माल बाहर निकालते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें अब तक एहसास भी नहीं कि पुलिस उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। डिबालिक और ईवा अब सोचते हैं कि उनके पास इतना माल है कि आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। ईवा सुझाव देती है कि कुछ समय के लिए छुपकर आराम किया जाए, मगर डिबालिक ठहरने के बजाय अगली चोरी का प्लान बनाने लगता है। उधर पुलिस भी जीपीएस ट्रैकर की मदद से उनके गुप्त अड्डे के करीब पहुंच चुकी होती है। पहाड़ी की चट्टानों को देखकर अफसर उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि रास्ता साफ नजर नहीं आता। तब जिनको फैसला करता है कि इसे ताकत से ही खोला जाएगा, और जैसे ही बम धमाका होता है पूरा पहाड़ी इलाका गूंज उठता है। धमाके के बाद पहाड़ के भीतर एक लंबी सुरंग नजर आती है जिसके उस पार डिबालिक मौजूद था। डिबालिक और ईवा पहले ही सीसीटीवी पर पुलिस की गतिविधियां देख चुके थे, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने चोरी किए गहनों को वहीं छोड़कर छिपे रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो उन्हें वहां सिर्फ सामान मिलता है, चोर नहीं। लेकिन जिंकू की नजर उस गुप्त मार्ग पर पड़ जाती है। तुरंत अपनी टीम के साथ उसी रास्ते में घुसता है और दोनों को भागते हुए देख लेता है। अब पुलिस और डिबालिक ईवा के बीच रोमांचक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा करते करते अचानक ईवा का पैर चट्टान में फंस जाता है। डिबालिक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस तेजी से पास आ रही होती है। उसी पल वो स्वार्थ दिखाता है और अपनी साथी को छोड़कर अकेला भाग निकलता है। ये धोखा ईवा को अंदर तक तोड़ देता है। पुलिस भी उसकी ये हरकत देख लेती है, लेकिन पकड़ने से ठीक पहले ईवा पास बहती नदी में छलांग लगाकर बहाव के सहारे बच निकलती है। दूसरी ओर डिबालिक और गिडियोन भी अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं। तीनों के बच जाने से इंस्पेक्टर जिंकू बेहद निराश हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वो डिबालिक को पकड़ने में नाकाम रहता है। हालांकि डिबालिक हाथ नहीं आया, मगर उसके चोरी किए हुए खजाने अब पुलिस के कब्जे में थे। महंगे गहने, कीमती पेंटिंग्स, लग्जरी कारें और न जाने क्या क्या। इसी दौरान इंस्पेक्टर जिंकू को शहर की एक इमारत का ब्लूप्रिंट मिला। उसे शक हुआ कि ये डिबालिक का छिपा अड्डा हो सकता है। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और जगह जगह तलाशी लेने लगा। शुरू में कुछ खास हाथ नहीं लगा,
लेकिन अचानक एक सिपाही का हाथ दीवार पर बने लीवर को छू गया। अगले ही पल जमीन कांप उठी और बेसमेंट का एक गुप्त रास्ता धीरे धीरे खुल गया। जिंकू और उसकी टीम उस गुप्त जगह में कदम रखते हैं। अंदर का माहौल किसी हाईटेक लैब जैसा लगता है। दीवारों पर साँचे और मेज पर पड़े उपकरण बताते हैं कि यही डिबालिक अपने लिए नकली चेहरे बनाता था, जिन्हें वह चोरियों के दौरान पहनता था। टीम जांच शुरू करने ही वाली होती है कि जिंकू सबको रोक देता है। उसका मानना है कि डिबालिक अगली बार चोरी से पहले यही लौटेगा। इसी बीच कहानी एक निजी मोड़ लेती है। जिंकू की मंगेतर सामने आती है, जो इस शहर की मेयर भी है। वो शादी की बात करती है, लेकिन जिंकू उसे टाल देता है और कहता है कि अभी समय नहीं आया। जिंकू अपनी मंगेतर से साफ कह देता है, जब तक डिबालिक उसके हाथ नहीं आता शादी संभव नहीं। ये सुनकर रानी चुप हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, कुछ दिन बाद मेरी एक बड़ी पार्टी है। उस दिन मैं कई कीमती गहने पहनूंगी। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। सीन बदलता है और कैमरा उस इमारत पर जाता है जहां डिबालिक नकली मास्क बनाया करता था। अब वहां भारी सुरक्षा तैनात है, लेकिन चालाक डिबालिक ने गुप्त रूप से एक माइक्रोफोन फिट कर दिया है और पुलिस की हर बातचीत को चुपचाप सुन रहा है। गश्त बदलने का समय था और अब ड्यूटी पर रोलर की बारी थी। जैसे ही पिछला सिपाही वहां से हटता है, डिबालिक बेसमेंट का गुप्त दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही रोलर की नजर सीधे उस पर पड़ती है और वो तुरंत गोलियां चलाने लगता है। मगर डिबालिक के सामने मजबूत कांच की दीवार थी, जिससे कोई भी गोली उसे छू तक नहीं पाती। गोलियों की गूंज सुनकर बाकी पुलिसकर्मी भागते हुए बेसमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वे अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डिबालिक का कोई निशान नहीं है। डिबालिक बड़ी चालाकी से मास्क बनाने वाली मशीन उठा ले गया था। जैसे ही ये खबर जिंकू तक पहुंची, वो अपनी टीम पर गुस्सा उतारने लगा कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो गई। अगले दिन उसे उच्च अधिकारियों के पास बुलाया गया। वहां उससे पूछा गया कि अब अगली रणनीति क्या होगी। चर्चा के बीच अचानक सूचना आई कि ईवा ने संपर्क किया है। ईवा जानती थी कि अब डिबालिक और पुलिस दोनों उसके पीछे है। फोन पर उसने साफ कहा, डिबालिक ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं ही तुम्हारी मदद करूंगी उसे पकड़ने में। ईवा ने फोन पर शर्त रखी, अगर मैं डिबालिक को पकड़वाने में मदद करूं तो बदले में मुझे आजादी चाहिए। मेरे खिलाफ सभी केस हटा दिए जाएं और मुझे किसी सुरक्षित देश में नई जिंदगी बसाने का मौका मिले। उसने जिंकू को चेतावनी दी कि उसके पास सोचने के लिए सिर्फ आधा घंटा है, फिर कॉल काट दी। उच्च अधिकारी इस प्रस्ताव से काफी उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत जिंकू को इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन जिंकू के मन में कुछ और ही था। वो सिर्फ डिबालिक ही नहीं बल्कि ईवा को भी गिरफ्तार करने की ठान चुका था। कुछ देर सोचने के बाद जिंकू मीटिंग से बाहर निकलता है और अपनी टीम के साथ ऑफिस पहुंचता है। वहां वो प्लान बनाता है, ईवा जल्द ही कॉल करेगी, मैं उसे बातचीत में उलझाऊंगा, तुम लोग उसकी लोकेशन ट्रैक करके तुरंत पकड़ लेना। सबको लगता है कि ये योजना पक्की है। वक्त पर ईवा का कॉल आता है। जिंकू उसे लाइन पर रोके रखता है और पुलिस ट्रैकिंग शुरू कर देती है। आखिरकार सिग्नल मिल जाता है और टीम उस जगह पहुंचती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ईवा किसी गुप्त अड्डे से नहीं बल्कि एक आम फोन बूथ से कॉल कर रही थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस जब फोन बूथ पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। ईवा पहले ही नीचे बने गुप्त सुरंग से निकल चुकी थी। इस तरह जिंकू की पूरी योजना फिर से नाकाम हो गई। उधर थाने में चोरी का माल गिना जा रहा था। तभी एक अफसर ने नोटिस किया कि एक कंगन गायब है, वही कंगन जिसमें ट्रैकर फिट किया गया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कंगन अब ईवा के पास होगा। बिना समय गवाए उसने ये खबर जिंकू तक पहुंचा दी। इसका मतलब था कि पुलिस के पास अब भी मौका है, क्योंकि ट्रैकर की मदद से वे ईवा का लोकेशन पता लगा सकते थे। शक बिल्कुल सही निकला। ईवा वही ब्रेसलेट पहने थी जिसमें ट्रैकर लगा था। एजेंट रोलर चुपके से उसके करीब पहुंचा और बंदूक तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही ईवा ने चालाकी दिखाई, उस पर हमला कर दिया और हथियार छीन लिया। इसके बाद वो तेजी से कार में बैठी और वहां से भाग निकली। कुछ देर बाद जिंकू मौके पर पहुंचा, लेकिन ईवा पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने रोलर को घायल हालत में जमीन पर देखा। रोलर को राहत थी कि चोरी हुआ ब्रेसलेट अब पुलिस के पास है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही ब्रेसलेट बार बार ईवा तक का रास्ता दिखाने वाला साबित होगा। रोलर की लापरवाही ने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया था। नतीजा ये हुआ कि जिंकू की योजना फिर से नाकाम रही। ऊपर बैठे अधिकारी गुस्से में आ गए क्योंकि जिंकू ने उनकी बात नहीं मानी थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम ईवा के साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो तुम्हें फोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। मजबूरी में जिंकू को उनकी बात माननी पड़ी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अखबार के जरिए ईवा तक एक गुप्त संदेश पहुंचाया। संदेश पढ़ते ही ईवा ने जिंकू को कॉल किया और तय हुआ कि दोनों शाम को आमने सामने मिलेंगे। ईवा जिंकू को समझाती है, डिबालिक अपनी चोरी की हुई चीजें हर हाल में वापस लेना चाहेगा। हमें अंडरवर्ल्ड में ये खबर पहुंचानी होगी कि पुलिस उसका माल एक सुरक्षित जगह शिफ्ट करने वाली है। जैसे ही उसे पता चलेगा वो जरूर आएगा। उसकी योजना थी कि ये झूठी खबर फैलाने के बाद एक वैन निकाली जाएगी जिसमें कई स्कूटर होंगे। बाहर से लगेगा कि उसमें असली खजाना है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ चाल होगी।
ईवा कहती है दिबालिक का ध्यान इस वैन पर जाएगा और तब हम उसे जाल में फंसाकर पकड़ लेंगे। ईवा आगे समझाती है दिबालिक उस नकली वैन को जरूर निशाना बनाएगा। हम उसे एक सुरंग से गुजारेंगे और जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा चारों तरफ से घेर लेंगे। असली खजाना हम गुपचुप एक जर्जर वैन में रखकर दूसरी दिशा में भेज देंगे। ये योजना जिंकू को काफी पसंद आती है और वो तुरंत इसे अमल में लाने का आदेश देता है। अपने गुप्त एजेंट्स की मदद से वो अंडरवर्ल्ड में खबर फैलाता है कि चोरी का माल पुलिस कहीं और ले जा रही है। सब कुछ तय होने के बाद जिंकू थोड़ी देर के लिए अपनी मंगेतर से मिलने निकल पड़ता है। जिंकू अपनी मंगेतर से माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारे नेकलेस की सुरक्षा है मैंने अपना सबसे भरोसेमंद अफसर तुम्हारे पास भेज दिया है। अब वो पल करीब था जब दिबालिक आखिरकार उसके जाल में फंसने वाला था। दूसरी ओर रानी भी बड़ी सावधानी से खुद को तैयार कर रही थी। उसने शहर से एक नामी मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर बुलाया था। इस बीच पुलिस मुख्यालय में अफसरों को मिशन की डिटेल समझाई जा रही थी, लेकिन चिंता ये थी कि अगर सब लोग ऑपरेशन पर चले जाएं, तो शहर की बाकी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। जिंकू अपनी पिछली गलतियों को याद करते हुए कहता है अब की बार कोई चूक नहीं होगी, मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। इसके बाद सारा चोरी किया गया सामान एक छोटे वैन में रखा गया। जैसे ही आदेश मिला नकली ट्रक भारी सुरक्षा के साथ बाहर निकाला गया, जबकि असली माल से भरा ट्रक गुपचुप दूसरी सड़क से निकल पड़ा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी जब गाड़ियां एक विशाल कमरेनुमा सुरंग से गुजर रही थी, अचानक दरवाजा बंद हो गया और उसी पल एक रहस्यमयी शख्स बाहर आता है। कैमरा घूमता है और सामने क्वीन दिखाई देती है जिसकी माला भी गायब हो चुकी थी। उधर रोलर ट्रक को हाईवे से मोड़कर घने जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। दोनों अपने अपने मास्क उतारते हैं और असली सच सामने आता है। वो लड़की दरअसल वही मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि ईवा थी जिसने क्वीन का हार चुराया था। और हैरानी की बात ये कि रोलर भी कोई असली पुलिस अफसर नहीं था। कैमरा कैश बॉक्स की तरफ बढ़ता है और पता चलता है कि ये सब दिबालिक की सोची समझी चाल थी। उसने पहले ही योजना बनाई थी कि ईवा को पीछे छोड़ दे ताकि पुलिस को धोखा देकर लगे कि वो उससे अलग हो चुका है। असल में ये सब दिबालिक की ही योजना थी। उसने ऐसा दिखाया मानो ईवा को धोखा दिया हो ताकि पुलिस भी उसी पर यकीन कर ले। जिस दिन वो मास्क बनाने वाली मशीन चुराने बेसमेंट में पहुंचा था, उसी दिन उसने असली ऑफिसर रोलर को खत्म कर दिया था। बाद में उसी का चेहरा बनाकर उसका रूप धारण कर लिया और पुलिस टीम के बीच घुल मिल गया। किसी को शक तक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने चोरी किया गया सारा सामान वापस अपने कब्जे में ले लिया। ये सच्चाई सामने आते ही जिंकू पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। न तो उसके हाथ दिबालिक लगा और न ही कोई खजाना। उसी पल उसे अपनी हार का एहसास हुआ। जिंकू की मंगेतर के गले से एक नहीं बल्कि 3 से ज्यादा हार गायब पाए जाते हैं। इसी बीच दिबालिक और ईवा अपनी लूटी हुई दौलत लेकर दूसरे देश निकल जाते हैं। वहाँ दोनों नया जीवन शुरू करने और सदा साथ रहने का निर्णय लेते हैं। कैमरा उन दोनों पर ठहरता है और इसी दृश्य के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।